आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अशुद्धि संशोधन देख रहे हैं, जो हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है। कोई भी जो भाषा सीखते हैं वहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो क्या होता है? शुद्धि पे। किसी चीज की जो अशुद्धि है उसका हम संशोधन कैसे करते हैं, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, तो वही सारी चीजें हम लोग क्या सीख रहे हैं? अशुद्धि संशोधन। जो हिंदी में जो अशुद्धियां होती हैं, जो आम बोलचाल में हम बहुत सारे जो शब्द हैं, बहुत सारे जो वाक्य हम लोग गलत करते जाते हैं, हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं। और वो भी बिना रटे हम लोग क्या कर रहे हैं? समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नियम देख लिए थे, 5 नियम देख लिए थे। पांचों नियम कौन कौन से थे? चाहे श है या फिर रेफ रे का या अनुस्वार का, ये सारे नियम हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं छठवां, सातवां, आठवां। ये जो नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो दो वर्ण लिखा है, जो दो ध्वनि लिखी है श श, अगर किसी शब्द में ये दोनों एक साथ आ जाएं, बहुत समस्या होती है कि अगर किसी शब्द में श और श दोनों एक साथ आ जाए तो समझ में नहीं आता कि हम कौन सा श पहले रखेंगे, पहले तालव्य श रखें या पहले मूर्धन्य श रखें। जैसे मैं लिख रहा हूं, एक शब्द लिख रहा हूं शोषण। मैं एक शब्द लिखा शोषण। अब इसमें ये तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों एक साथ आए हुए हैं। अब इसमें हम पहले कौन सा श रखेंगे? तो यहां अगर इस तरह से कहीं पे भी एक ही शब्द में दोनों शब्द आ जाए तो हम पहले कौन सा श रखेंगे? पहले हम तालव्य श रखेंगे हमेशा। अगर कहीं पे भी जो ये श है, ये दोनों एक ही शब्द में आ जाए, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं कुछ, शोषण, इसमें तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो हमने सबसे पहले प्रयोग क्या किया गया? ये नियम क्या है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? तालव्य श का प्रयोग करेंगे। अगर आपने दंत, क्या किसका पहले किया जा रहा है? शीर्ष श का पहले प्रयोग किया जा रहा है, तालव्य श का। और देख लेते हैं विशेष। विशेष इसमें भी क्या है? तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों एक साथ आए हुए हैं। प्रयोग सबसे पहले किसका किया जा रहा है? सबसे पहले तालव्य श का प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसे देख लेते हैं हम लोग शीर्ष। शीर्ष हो गया शिष्य। शिष्य देखिए, इसमें भी ये जो तालव्य श है इसका पहले हम प्रयोग किए हैं, उसके बाद हम किसका कर रहे हैं? मूर्धन्य श का कर रहे हैं। उसके बाद और देख लेते हैं शेष। शेष में देखिए, इसमें भी क्या है? तालव्य और मूर्धन्य दोनों आए हैं। प्रयोग पहले किसका किया जा रहा है? पहले तालव्य श का, उसके बाद मूर्धन्य श का प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं शीर्षक। शीर्षक, इसमें भी वही हो रहा है, वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। सबसे पहले अगर तालव्य श और मूर्धन्य श एक साथ आएंगे तो सबसे पहले हम क्या, कौन सा श रखेंगे? तालव्य श रखेंगे। तालव्य ध्वनि को हम आगे रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे। तो ये रहा छठा जो नियम है, वो क्या कहता है? अगर श दोनों एक साथ आ गए तो हमें कौन सी जो ध्वनि है वो पहले रखनी है? तो कौन सी रखनी है? जो श ध्वनि है, तालव्य श को हमें पहले रखनी है। उसके बाद हमें क्रम से कौन सा श रखना है? मूर्धन्य श को रखना है। अब आ जाते हैं अगले पे। सातवां क्या कह रहा है? बहुवचन। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, समय बचाने के लिए पहले लिख दिया। ये शब्द क्या है? ये शब्द लिखा हूं और कह रहा है कि ये बहुवचन। अगर ये लिखे हैं रानी, मैं यहाँ लिखा हूं रानी, कठिनाई, लड़की, लकड़ी, दवाई, कौड़ी, हिंदू, आदमी, श्रेणी, खिड़कियां। एक चीज इसमें कॉमन है कि ये जो अंतिम की जो इसमें स्वर है वो क्या है? सब में क्या है? दीर्घ हैं। कहीं पे भी आपको ये अंतिम के जो स्वर हैं वो क्या है? हरस्व नहीं दिखाई दे रहे हैं। सब क्या है? सबके सब दीर्घ हैं। लेकिन अगर इन्हीं को हम बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है। अगर इन्हीं जो शब्द हैं इनको हम बहुवचन में प्रयोग कर देंगे तो ये जो आपको अंत में जो दिखने वाले जो स्वर हैं, जो दीर्घ स्वर हैं, वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? वो हरस्व में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर आप दीर्घ रूप लिखते हैं जैसे रानियां, बहुवचन बना करके आप रानियां, अगर यहाँ पे इसका दीर्घ करते हैं तो ये शब्द गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? हमेशा जब हम शब्दों को बहुवचन में बदलते हैं तो उसका जो अंतिम जो स्वर है वो क्या होता है? हरस्व हो जाता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? रानियां। क्या हुआ? जब मैंने यहाँ पे बहुवचन में बदला तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो बड़ी की जो मात्रा है वो किसमें परिवर्तित हो गई है? छोटी की। इसी में, इसी तरह से यहाँ पे कठिनाई, तो क्या हो जाएगा? कठिनाइयां।
जो दीर्घ है, जो दीर्घ स्वर है, जब इसको आप बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो फिर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये स्वर दीर्घ स्वर ये हर्ष में परिवर्तित हो जाएगा। लड़की, तो इसको जब हम बदलेंगे तो इसका रूप क्या होगा? लड़कियां। यहां पे भी देख रहे हैं जो दीर्घ जो स्वर था वो किस में परिवर्तित हो जा रहा है? वो हर्ष में परिवर्तित हो जा रहा है। लकड़ी, इसका भी लकड़ियां। क्या देख रहे हैं? जहां पे भी ये दीर्घ है वो किस में परिवर्तित हो जा रही है? वो हर्ष में परिवर्तित हो जा रही है। दवाई का दवाइयां, सारे क्या हो रहे हैं? हर्ष में परिवर्तित हो रहे हैं। कौड़ी का कौड़ियां। सोचना नहीं है, ये आराम से क्या हो जाएगा? देखना है कि अगर लास्ट में दीर्घ है और वहां पे बहुवचन हम बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तुरंत वो क्या हो जाएगा? दीर्घ का हर्ष हो जाएगा। हिंदू, हिंदू में ये देख रहे हैं ये बड़ा, बड़ा ऊ का मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ा ऊ लगा हुआ है, लेकिन जब इसको बहुवचन बनाएंगे हम हिंदुओं, हिंदुओं जब बना रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? ये जो दीर्घ है वो किसमें परिवर्तित हो जा रही है? दीर्घ ध्वनि हर्ष में परिवर्तित हो जा रही है। आदमी, आदमी में ये बड़ी है। आदमियों, आदमियों, यहां पे भी क्या देख रहे हैं? यहां पे भी जो ये बड़ी की मात्रा है वो हर्ष हो जा रही है। यहाँ पे श्रेणी, श्रेणियां, जब इसको परिवर्तित करेंगे श्रेणियां, यहाँ पे भी ये जो दीर्घ ध्वनि है, दीर्घ स्वर है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी? हर्ष में। खिड़की, इसको जब परिवर्तित करेंगे तब ये भी किसमें परिवर्तित हो जाएगी? खिड़कियां, खिड़कियां। नियम है वो क्या है? बहुवचन का जो नियम है ये क्या कहता है कि अगर जो शब्द है उसका अंतिम जो स्वर है वो दीर्घ है और हम उसे बहुवचन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपने का हर्ष हो जाएगा, किसी और स्वर का हर्ष नहीं होगा, अपने ही स्वर का क्या होगा? हर्ष हो जाएगा। यहाँ बड़ी है तो छोटी, यहाँ बड़ी है तो छोटी, यहाँ पे बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ हो जा रहा है। तो ये सातवां जो नियम है वो क्या कह रहा है? बहुवचन का जो नियम है, हर्ष का नियम है, जो अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो पहला जो अंतिम वाला जो ये स्वर है, दीर्घ स्वर है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो हर्ष में परिवर्तित हो जाएगा। आ जाते हैं आठवां जो नियम है वो देख लेते हैं, इक प्रत्यय। ये क्या है? कह रहा है कि अगर किसी शब्द में इक प्रत्यय लगा करके जब नया शब्द कोई बनाया जाएगा, यहां पे हम क्या देख रहे थे? अगर हम किसी शब्द का बहुवचन कर रहे थे तो बहुवचन करने में जो अंतिम जो स्वर था वो क्या हो रहा था? हर्ष हो जा रहा था। यहाँ इसके विपरीत है, जब हम किसी शब्द में इक प्रत्यय लगाएंगे तो फिर जो पहले वाला जो स्वर होगा वो क्या होगा? वो हर्ष है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। पहले वाला जो स्वर है, जो प्रारंभ में, यहाँ पे अंतिम वाला जो स्वर था वो हर्ष में परिवर्तित होता है, यहाँ पे पहले वाला जो स्वर है, प्रारंभ वाला जो स्वर है वो हर्ष में है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए जो व्यवहार शब्द है जब पूछा जाता है, इसका व्यवहारिक बनाया जाता है तो आप लोग गलत कर देते हैं। व्यवहारिक, व्यवहारिक शब्द लिखते हैं तो ये क्या होता है? आप लोग यहाँ पे व्यवहारिक लिखते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो एक प्रत्यय लगाने के बाद नियम क्या है कि जो प्रारंभ वाला जो स्वर है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए व्यवहारिक नहीं, जो व्यवहारिक जो शब्द है वो गलत है, उसका शुद्ध रूप क्या होता है? व्यावहारिक होता है। इतिहास, जब इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा शब्द बनेगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शब्द बनेगा। इसमें भी देख रहे हैं ई का ऐ हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। चमत्कार का चमत्कारिक, आप लोग हमेशा चमत्कार का क्या करते हैं? चमत्कारिक रूप शुद्ध मानते हैं, लिख देते हैं चमत्कारिक यही शब्द है और एग्जाम में लगा के आते हैं और एग्जामिनर क्या करता है? वहां पे आपको 1 नंबर की बजाय आपके -1/3 कर देता है, 1/3 नंबर आपके सही में से ही काट लेता है, क्योंकि चमत्कारिक जो शब्द है ये गलत है। इसमें जब इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं चमत्कार में तो क्या हो जाता है? जो पहला जो स्वर है वो किसमें परिवर्तित होगा? दीर्घ में। तो ये चमत्कारिक शुद्ध नहीं होता, चामत्कारिक शुद्ध होता है। चामत्कारिक जो शब्द है वो शुद्ध होता है। अध्यात्म, अध्यात्म में देख रहे हैं जो पहला जो ये स्वर है ये क्या है? हर्ष है, लेकिन इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये किसमें दीर्घ बदल जाएगा? ये दीर्घ में बदल जाएगा। ये शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। क्या शब्द बनेगा? आध्यात्मिक शब्द बनेगा। अब यहां भूगोल है, अगर इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये दीर्घ है तो इसका दीर्घ हो जाएगा, क्या होगा? भौगोलिक। भौगोलिक इसका शुद्ध रूप होगा। उसी तरह से उद्योग है तो ये इसका दीर्घ होकर के पहला स्वर दीर्घ हो जाएगा, क्या होगा?
औद्योगिक, औद्योगिक इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। प्रशासन शब्द सही है। अब इसमें अगर लेकिन अगर एक शब्द जोड़ेंगे तो ये प्रशासनिक शब्द नहीं बनेगा। प्रशासनिक जो शब्द है ये नहीं बनेगा, ये लिखते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्या होता है, मैं क्या बताया, अगर एक प्रत्यय जुड़ रहा है तो फिर क्या होगा, पहले वाला स्वर क्या हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा। तो प्र है तो प्रा हो जाएगा। प्रशासनिक इसका शुद्ध रूप होता है। संविधान में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, संवैधानिक, इसका संविधानिक इसका शुद्ध रूप होता है। तो ये क्या है, अगर कहीं पे बहुवचन है, बहुवचन बना रहे हैं तो अंतिम वाला जो स्वर है वो क्या होता है, वो हर्ष हो जाता है। अगर कहीं एक प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पहला वाला जो स्वर होता है वो हर्ष होता है, तो उसमें किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ये है एक प्रत्यय का नियम, ये बहुवचन का नियम, और ये रहा श का नियम। अगर ये दोनों एक शब्द में आ गए तो हमें सबसे पहले किस ध्वनि को लिखनी है, श तालव्य ध्वनि को लिखनी है। उसके बाद किसको लिखनी है, मूर्धन्य ध्वनि को लिखनी है। ये रहे जो हम लोग वर्तनी संशोधन देख रहे हैं। अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत जो हम लोग क्रम से चल रहे थे उसमें हम लोगों ने जो शब्दगत हम लोग अशुद्धियां करते थे, वो हम लोगों ने जो प्रमुख प्रमुख जो नियम है वो हम लोगों ने देख लिया। कोशिश की है कि हम लोग इसको रटेंगे नहीं, अगर हम इसे निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ये अभ्यास की चीजें हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये रट ले, व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा, इसको रट कैसे, नहीं। समझ लिए, एक प्रत्यय लगेगा तो पहला वाला स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो सब कुछ क्या है, समझ पे आधारित है, रटना कुछ है ही नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया, अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत जो शब्दगत जो अशुद्धियां होती थी वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कुछ प्रमुख नियमों के तहत, और उसको समझ भी लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको रटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में एक और अशुद्धियां होती हैं, वाक्यगत अशुद्धियां जो होती हैं, वाक्य में जो बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। अभी हमारा लगभग 2 टॉपिक होने वाला है, तद्भव और तद्भव तत्सम और वर्तनी अशुद्धियां। अब इस पे जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी, बहुविकल्पी जो पूछा जाता है उसका अभ्यास भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। अगली जो वीडियो आएगी उसमें से अभ्यास वाले वीडियो भी आएंगे अब आपके, जो ताकि जो आपने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि वो भूलते चले जाए, उसका अभ्यास भी करते रहिए ताकि आप जो एग्जाम है, जो आप लोगों का लक्ष्य है, आप लोग उसमें अच्छा करके आइए। जो हम लोगों का टारगेट है कि जो आर ओ उसमें हिंदी में क्या लाना है, 60 में 60 लाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, अभ्यास करते हुए भी आगे बढ़ना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।